हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम कल के लेक्चर की थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने एक स्क्वायर में जो वर्टेक्स पर मास रखे हुए थे लास्ट में, और उनका सेंटर ऑफ मास निकाला था। तो किसी भी ट्रायंगल में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में या हेक्सागोनल में, इनमें सब में जो है आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो फार्मूला है कोऑर्डिनेट का वो m1 x1 प्लस m2 x2 आता है। उसमें x1 और x2 कोऑर्डिनेट है। तो हमने यहाँ हेक्सागोनल का जो है वो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाले हैं। ये ओ ए बी सी डी ई एक हेक्सागोनल है और इसकी साइड हमने ए ले ली है। ठीक, तो यहाँ पर ऑरिजिन अटैच कर दिया है इस पॉइंट पर। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और कोऑर्डिनेट निकाल कर दिखाए हैं वर्टेक्स के। तो नेचुरल है कि जो हमारा पॉइंट ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। इसकी डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, तो ए कॉमा 0 हो गया। इसके लिए क्या करते हैं, ये 60 डिग्री होगा। इसमें आप साइन 60 और कॉस 60 लगा दें, तो कॉस 60 ये बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा। इसका डिस्टेंस एक्स ले ली, ये डिस्टेंस वाई ले ली, तो एक्स अपान ए और साइन 60 में वाई अपान ए। इससे एक्स और वाई निकाल कर इसका एक्स कोऑर्डिनेट ओ से यहाँ तक लेंथ होगी, तो a प्लस a/2, इसका मतलब 3a/2 हो गया। और y कोऑर्डिनेट ये हाइट होगी जो कि a√3/2 होगी। ठीक इसी तरह से जो पॉइंट C है, इसका x कोऑर्डिनेट तो यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस x आएगी, इसलिए x कोऑर्डिनेट इसका a होगा। और जो y कोऑर्डिनेट है वो ये हाइट होगी, ये हाइट इसकी डबल होगी। तो ये a√3/2 है, इसका डबल कर दीजिए, a√3 हो गया। T पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और ये हाइट यहाँ पर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए हाइट a√3 होगी। ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव में जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ये एंगल 60 डिग्री होगा। और फिर ये एक्स की डिस्टेंस a/2 होगी, तो निगेटिव में ले लिया -a/2, और इसकी जो हाइट है वो यही वाली हाइट होगी सेम, तो वो आपकी a√3/2 आ गई है। तो इसमें हमने इनके कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने सेंटर ऑफ मास निकाला, जो आपने पढ़ा है 2 पार्टिकल सिस्टम का। अगर इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन को लाई करे तो इसमें न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। इस फार्मूले से आपने ये ए और बी पर 2 मास ले लिए, m1 और m2, उसका सेंटर ऑफ मास पर ओरिजिन अटैच कर दिया। कोऑर्डिनेट जो है वो वेक्टर r1 ले लिया, r2 ले लिया। उसके नीचे हमने फार्मूला नोट किया है x उसका y RCM का, तो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब RCM ओरिजिन पर है तो इसको 0 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0। इसका कोऑर्डिनेट हमने सीधे -r1 मान लिया, तो फिर m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 आ गया है। इसी में आप जो है वो आगे एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करें। इसमें पहले एक लाइन लिख दें, नीचे लिखिए CM डिवाइड्स इंटरनली, CM divides internally the line joining the two particles, the line joining the two particles in the inverse ratio of their masses, in the inverse ratio of their masses। आपने देखा होगा कि r1 अपान r2 की जो इज इक्वल टू जो उनका रेशियो है वो m2 अपान m1 है, यानी मास के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करता है उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये 80 kg और 60 kg के 2 ब्लॉक हैं। यहाँ पर 80 kg और ये 60 kg, और इनकी जो डिस्टेंस है वो गिवन है बीच में। इसकी डिस्टेंस हमने ले ली है आपकी 6 ले ली है, ये टोटल 6 मीटर में ले लें। तो CM पर मालूम करना है, तो यहाँ से डिस्टेंस अगर d होगी तो यहाँ से 6 माइनस d होगी, तो सीधे आप क्या करें, 80 में d मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू 60 में। अभी आपने फार्मूला नोट किया है, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, या m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 कर लें। मास m1 80, डिस्टेंस CM की, इसको एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर CM होगा, d मल्टीप्लाई करें और 60 में मल्टीप्लाई करें 6 माइनस d का, और इससे d कैलकुलेट कर लें।
ऑब्जेक्टिव में अपना ध्यान रखना कि कहाँ से डिस्टेंस आपको दी गई है। तो ये D 2.5 आ रहा है, 2.5 मीटर आ रहा है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। इससे आसान आसान हो जाता है क्वेश्चन काफ़ी। सीधे मल्टीप्लाई करें और उसको कैलकुलेट कर दें, m1x1 इज इक्वल टू m2x2। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चन कराते हैं आपको। है लिखिए, इफ वी नो द CM ऑफ, इफ वी नो द CM ऑफ different part of the system, if we know the CM of different parts of the system and their masses, यानी कोई सिस्टम है उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, अभी कराएंगे क्वेश्चन, और उनके मास आपको मालूम है। इफ वी नो द CM ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड देयर मासेस, वी कैन गेट, we can get the combined CM by treating various parts as point mass object, various parts as point mass object whose masses are concentrated, whose masses are concentrated at their respective CM, whose masses are concentrated at their respective CM। लिखा। इस आर्टिकल का ये मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये सीट है, ठीक, और हमने एक सीट यहाँ पर ऐसे और रख दी। अब ये सिस्टम बन गया। अभी तक तो एक ही था ये सीट रेक्टेंगुलर, इसका CM कहाँ होगा? अपने सेंटर पर, ठीक। लेकिन अगर हमने अब ये दो ले लिए, एक हमने एक रेक्टेंगल सीट ये ले ली और एक ये ले ली, ट्रेंगुलर सीट हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी शेप में हो। तो क्या करते हैं ऐसे में कि इसका पूरा जो मास है वो अपने CM पर कंसंट्रेट मान लीजिए, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। इसके बाद ये जो सीट आपने लगाई है दूसरी वाली, इसका भी मास अपने सेंटर पर कंसंट्रेट होगा, उसका CM निकाल लो। अब ये दो पार्टिकल की तरह काम करेंगे। कैसे? एक पार्टिकल इसके यहाँ पर है और दूसरा पार्टिकल इसका सेंटर, और फिर फार्मूला लगा दो m1x1 प्लस m2x2, तो डायरेक्ट निकल आता है, ठीक। दूसरी बात एक और ध्यान रखना कि जो प्लेन सीट होती है, हमारा फार्मूला क्या है सेंटर ऑफ मास का? कोऑर्डिनेट x निकालना है, तो m1x1 प्लस m2x2 है मास, ठीक। अगर प्लेन सीट होती है और दूसरी भी सीट प्लेन है सब, तो प्लेन सीट में मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया इनटू थिकनेस, ठीक। तो यहाँ पर सीट का एरिया है, इसलिए क्रॉस सेक्शन नहीं लगेगा, सीट का एरिया, ठीक, और इसकी थिकनेस। अगर डिफरेंट सिस्टम में जो सीट दी गई हैं उनकी थिकनेस सेम है या बहुत थिन सीट है, तो हम थिकनेस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ओके, तो थिकनेस कैंसिल हो जाएगी, डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ ध्यान दे फार्मूले में न्यूमरेटर में भी मास है और डिनोमिनेटर में भी मास है, तो क्या बचा? एरिया। तो हमारा फार्मूला सिंपल बन जाता है a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो वहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिख दें, फॉर प्लेन सीट आर लेमिना, लेमिना भी बोलते हैं, फॉर प्लेन सीट आर लेमिना वी कैन यूज a1x1 a2x2, थोड़ा क्वेश्चन आसान पड़ जाएगा, डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। आप फार्मूला समझ गए, ठीक इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट आप फार्मूला समझ गए होंगे कि मास जो है वो एरिया इनटू थिकनेस और इनटू डेंसिटी, ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे और एरिया बचेगा। तो फ्रिक्वेंटली ये फार्मूला अगर हम यूज करते हैं तो आपको क्वेश्चन लगाना थोड़ा इजी पड़ेगा। तो लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारी ये एक रेक्टेंगुलर वो स्क्वायर सीट है, ठीक, एक स्क्वायर है और एक ट्रेंगुलर सीट है। स्क्वायर सीट का हमने जो साइड है वो ए लिया है, और नेचुरल है कि ये सभी इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका भी हम जो है वो साइड ए ले रहे हैं, तो लगाने में आसान रहेगा आपको। स्क्वायर सीट और ट्रायंगुलर सीट, उसमें एरो लगा के नोट भी कर दें कि सीट है, नहीं तो देखने में लगता है कि वायर भी हो सकता है, तो इसलिए जो है ये हमारी जो है वो स्क्वायर सीट है और ये ट्रायंगुलर सीट है, ठीक है। इसका हमें वो मालूम करना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सिस्टम का। तो नेचुरल है कि अपनी जो स्क्वायर की सीट है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, अपने सेंटर पर होगा। और अगर हम इस लाइन को यहाँ मिला दें तो जो ट्रायंगल बन रहा है उसका सीएम यहाँ कहीं होगा। ये क्लियर है बात, ठीक। सिमेट्री से मालूम पड़ जाता है कि सीएम यहाँ पर होगा। अब एक बात और ध्यान रखें, सीएम एक पॉइंट है, उसको निकालने का मतलब हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, और कोऑर्डिनेट निकालने का मीनिंग ये है कि हमें एक्स वाई और ओरिजिन अटैच करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, आप अगर आप ओरिजिन यहाँ अटैच करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अब अगर ओरिजिन यहीं पर अटैच कर लें तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। बात समझ गए ना। आप एक्स एक्सिस से ले सकते हैं, वाई से ले सकते हैं, ओरिजिन यहाँ लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ लगा लें। पूरे मैकेनिक्स में ये बोलते हैं कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज करने के लिए आप फ्री हैं, समझ गए ना। तो फिलहाल हम अपने यहाँ पर क्वेश्चन में हम कोऑर्डिनेट यहाँ लगा रहे हैं वाई, और ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट। तो पहला C1 यहाँ होगा, C2 यहाँ होगा, और ये बात नेचुरल है कि हमारा दोनों सिस्टम का जो सीएम होगा वो C1 और C2 के बीच में होगा, ठीक। और एक बात समझें, यहाँ पर हम जब ओरिजिन को अटैच कर देंगे तो हमें एक और फायदा हुआ कि हमें वाई कोऑर्डिनेट को नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा इसी लाइन के ऊपर होगा, समझ गए ना। सीएम हमारा इसी एक्स के ऊपर होगा, वाई की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ अटैच कर देंगे तो फिर एक्स वाई दोनों निकालने पड़ेंगे, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव में आपको देखना है, वो देंगे कि कोऑर्डिनेट का अगर कोई आंसर देता है तो दिया जाएगा कि ओरिजिन कहाँ पर अटैच है या डिस्टेंस कहाँ से दे रहे हैं, समझ गए ना बात। तो जरा हमें C1 का कोऑर्डिनेट बताएं कितना होगा, वो तो बहुत आसान है निकालना। C1 का कोऑर्डिनेट जल्दी बोलो। C1 का x कोऑर्डिनेट a/2 सीधे सीधे है, ठीक है ना। ये टोटल डिस्टेंस a है तो ये तो बीच में होगा ना, तो x कोऑर्डिनेट a/2 और y कोऑर्डिनेट 0। अब C2 का कोऑर्डिनेट, C2 के लिए हमें ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हाइट मालूम करनी पड़ेगी, तो आप किसी भी मेथड से मालूम कर लें। ये a है, ये a/2 है, या तो पाइथागोरस लगाएं, और नहीं तो ये 60 डिग्री होगा, सीधे यहाँ पर sin 60 लगा दें, समझ गए ना। तो हम यहाँ पर ये ट्रायंगल की नोट कर रहे हैं, वैसे कॉमन चीज़ है बहुत। इसकी जो हाइट h होगी, a से m तक की डिस्टेंस, वो a sin 60 होगी, यानी a√3/2 होगी पूरी हाइट, ठीक है। अब तुमको याद है कि इसका जो सेंटर होता है यहाँ पर, ठीक, वो आप उसमें मीडियंस पढ़ते होंगे, वहीं पर सेंटर होगा इसका। तो वो सेंटर जो है वो कितनी डिस्टेंस पर होगा, ये ऊपर वाली 2/3 होती है, ये वाली 1/3 होती है, ठीक है ना। अगर नहीं मालूम है तो ध्यान रखना ये बात जो है। तो हमारा जो डिस्टेंस है, हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए है, हमें बेस से ये वाली डिस्टेंस चाहिए ये, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस मालूम है a है, इसमें हम ये सम कर देंगे तो ये निकल आएगी। अरे बात समझ में। तो यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस होगी d से m तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a√3/2, इसकी ये 2/3 और ये 1/3, 1/3 होगी। इसका मतलब a/2√3 होगी डिस्टेंस बेस से, ठीक है। अब हम x कोऑर्डिनेट इसका निकाल रहे हैं पहले। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ कोई पॉइंट एज्यूम कर ले रहे हैं हम, CD, O से D तक लेंथ प्लस D से C2 तक लेंथ होगी। तो O से D तक की लेंथ a है, प्लस D से C2 तक लेंथ a/, और 2√3,
ये हो गई। समझ में आ गई बात? ये यहाँ से 3 कैंसिल होके 2√3 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर a प्लस ए अपान 2√3 ये x कोऑर्डिनेट आ गया, और y कोऑर्डिनेट नेचुरल है कि 0 होगा, a अपान 2√3 और y कोऑर्डिनेट 0, a प्लस ए अपान 2√3। अब बहुत आसान हो गया, y CM की जरूरत नहीं है, x CM। अब एरिया वाला लगाएंगे फार्मूला, a1 x1 a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ये फार्मूला अगर जैसे ये प्लेन सीट है तो इसमें एरिया यूज किया है। अगर कोई 3D बॉडी है, जैसे कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, उसमें अगर आपको यूज करना हो तो मास अगर नहीं यूज करना है तो आप वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। क्यों? वहां पर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा, वहां थिकनेस तो घटेगा नहीं, डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास का, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो डाल दो वैल्यू, आपको जरूरत नहीं है। a1 कितना है जरा देख, हमें एरिया बता दो जरा, a1 और a2। a1 a², हमेशा जब न्यूमेरिकल लगाएं तो ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट लिख के रखें पहले, ठीक, मास अगर दिए हैं तो मास लिख के रखें, एरिया तब इसमें वैल्यू डालें, ठीक। तो a2 कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 साइड का स्क्वायर। अब ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया a² और उसका कोऑर्डिनेट a/2 प्लस √3/4 a² और उसका x कोऑर्डिनेट a प्लस a अपान 2√3, तो a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, यानी a² √3/4 a²। ये हम हटा रहे हैं यहाँ से, इसको जरा बड़ा करके लिख दें। कोऑर्डिनेट है a प्लस a अपान 2√3। अब इसको आप डायरेक्ट नोट कर लें, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ये यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आपकी वो 0.74 a आ रही है। और बाकी y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है निकालने की। फिर ऑब्जेक्टिव में देख लेना, अगर मान लो कहीं उन्होंने यहाँ से तुमसे डिस्टेंस पूछ दी तो फिर यहाँ से ओरिजिन लगाना पड़ेगा, फिर इसका x कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट निकालो, स्क्वायर करके ऐड करो। मेरी बात समझ गए होंगे। मान लीजिए इस वर्टेक्स से पूछ दिया कि CM की डिस्टेंस बताओ, तो फिर आप कैलकुलेट कर लें, यहाँ पर ये, फिर ये यहाँ पर कहीं CM होगा, ठीक है ना। CM जो है 0.74 a पर आ रहा है, इसका मतलब है कि स्क्वायर के अंदर जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है, ठीक। तो इस तरह की कोई भी प्लेन सीट हो और वो आपस में अटैच हो तो आप उनका जो है लिख लिया, आप उनका ये कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीट के जो होती है उसका पूरे का मास या एरिया एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दीजिए, उसके CM पर, ठीक। अब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से दूसरी सीट का अपने सेंटर पर कंसंट्रेट कर दें, वो भी उसी पार्टिकल की तरह आपका बिहेव करेगा। तो अब आप सेकंड क्वेश्चन लें जरा इसी का। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन। ये हमारा लैमिना है, ये OABCDE, ये लैमिना रखा हुआ है, और इसका इन्होंने एरिया की बजाय यहाँ मास इन्होंने दे रखा है, और कोऑर्डिनेट इनके दे रखे हैं 0 0 0 1 0 2। इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 है ही है, ये 0 1, ये दे रखा है 0 2, और 1 2 1 1 1 2
1 1 नेचुरल है, ये 1 पर होगा, और वाई कोऑर्डिनेट ये 0 2 दे ही रखा है। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इस तरह से, लेमिना है ये 2 0 और 2 1, ये 2 पर है हमारा, और ये कोऑर्डिनेट 2 1 है। डॉटेड को हमने किया है, उन्होंने अपना डायग्राम इस तरह का दे रखा है, और इसमें पूछा है कि फाइंड द सीएम ऑफ लेमिना व्हेन मास ऑफ द लेमिना 3 kg। मास जो है, फाइंड सीएम ऑफ लेमिना, मास ऑफ लेमिना जो है वो 3 kg गिवन है। लेमिना आपका OABCDE है। क्योंकि मास दिया है तो अब हम एरिया को नहीं लेंगे, मास को ही लेंगे, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, इसको अगर हम ये 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर लें सिस्टम को यहाँ बीच से, तो इससे हमें आसानी होगी। एक पार्ट ये हो जाएगा, एक ये और एक ये हो जाएगा। ठीक, और एक ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि 1 kg के हो जाएंगे, क्योंकि 3 ये स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है स्क्वायर, डायग्राम में भले हमारे से बड़े हो गए हों ये, तो देखिए एक हमने यहाँ से इसीलिए इसका पार्टीशन कर लिया, तो इसका जो अपना सीएम होगा वो यहाँ होगा बीच में, इसका सीएम यहाँ होगा C1 C2, और यहाँ इसका बीच में सीएम होगा, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट गिवन है, आप समझ गए होंगे C1 C2 C3। ठीक है ना, तो इनके जरा कोऑर्डिनेट बता दें, C1 C2 और C3 के कोऑर्डिनेट बोलो। C1 के कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी, एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो दिया हुआ है सारा, ये डाटा, ये 1 दिया है, तो ये कितना हुआ 1/2, तो एक्स कोऑर्डिनेट हाफ, वाई कोऑर्डिनेट बोले 1 + 1/2 यानी कि 3/2। इसी तरह C2 का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 और वाई कोऑर्डिनेट भी 1/2। समझ गए होंगे बात? ठीक, हाफ हाफ हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। इसी तरह C3 कितना होगा कोऑर्डिनेट, ये 1 और ये 1/2 यहाँ तक सेंटर पर, तो 3/2 हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट 1/2। अब आप यहाँ पर एक्स सीएम जब लगाएंगे तो M1 x1 M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। मास M1 1 kg, x1 1/2 प्लस 1 kg मास, x2 1/2 प्लस 1 kg मास, x3 3/2 और टोटल डिवाइडेड बाई 3। मेरी समझ में आप समझ गए होंगे और निकाल भी लेंगे आप आसानी से। ये हमारा एक्स सीएम जो है, जरा देखना कितना आ रहा है एक्स सीएम, और 5/6 आ रहा है ये एक्स सीएम। इसी तरह से वाई सीएम आपका निकल आएगा 5/6। ठीक है ना, अब आप वाई सीएम निकाल लेंगे, M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। आसान क्वेश्चन होते हैं, हालांकि कॉम्पिटिटिव उसमें टिपिकल हो जाते हैं क्वेश्चन काफ़ी इनके। सेंटर ऑफ मास के आए आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो आप समझ गए ना, ये हमने जो सिस्टम आपको बताया एरिया लेकर और उसको जो है सॉल्व कर लिया। ठीक, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल लिखें। पहले पॉइंट लिखिए, इफ सम मास और एरिया, इफ सम मास और एरिया is removed if some mass or area is removed from a rigid body, the position of CM of the remaining portion is obtained from the following formula.
द पोजीशन ऑफ CM ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। XCM इज इक्वल टू M1 X1 माइनस M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। इसमें M1 लिखें, ओरिजिनल मास है बॉडी का। इसका यहाँ पर मीनिंग ये है, देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई डिस्क है, इसी के क्वेश्चन भी कराएंगे अभी, ठीक। जैसे ये कोई डिस्क है और इस डिस्क की जो है रेडियस जो है वो R गिवन है, ओके। इसमें से एक डिस्क जो है R/2 रेडियस की यहाँ से कट करके और बाहर निकाल दो, ठीक। अब रिमेनिंग पोर्शन का CM बताना कहाँ पर है। वैसे कहाँ जाएगा, बैक साइड चला जाएगा इधर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसी को पहले लेंगे, अभी क्वेश्चन आप बाद में बनाना, फार्मूला आपने पहले नोट कर लें। तो इसका ये मीनिंग है M1 यहाँ पर टोटल मास होगा, तो पहले M1 लिखें, ओरिजिनल मास। M1 इज द ओरिजिनल मास। M2 मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, जो आपने निकाला है बाहर, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट। और X1 तो आप समझ ही गए हैं कि ओरिजिनल बॉडी का CM होगा। X2 नोट कर दें, CM ऑफ रिमूव्ड पार्ट, CM ऑफ रिमूव्ड पार्ट, ठीक। यहाँ पर इस अगर प्लेन शीट है तो बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन लगते हैं। अगर A1 X1 माइनस A2 X2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 लगा दो, ये आसान है निकालना। और अगर सॉलिड बॉडी है तो यहाँ पर वॉल्यूम यूज करेंगे, V1 X1 माइनस V2 X2, ठीक है। मास की जगह ब्रेक कर लिया करें। नोट किया। अब आप नीचे सीधे क्वेश्चन लिखें, लिखिए फ्रॉम डिस्क ऑफ रेडियस R, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस R हाँ, क्या लिखा, फ्रॉम डिस्क ऑफ रेडियस R ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस R/2, ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस R/2 is removed such that small disk touches the center and circumference. Center and circumference. Find CM of new portion. Find the CM of न्यू पोर्शन, जो कटने के बाद बचा हुआ है उसका निकालना, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इधर उधर, लेकिन ये क्वेश्चन तुम लोगों के यहाँ इम्पोर्टेंट है, 11th, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मतलब कहने का है, अगर पूछा जाएगा रिमूव्ड का तो यही पूछा जाएगा, समझ गए ना। इसलिए इसको जरूर आप ध्यान रखें जनरल में जो है। तो देखिए हम फिलहाल जो है वो दोनों को निकाल कर आपको दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए जो आपकी डिस्क है, डिस्क ऑफ जो रेडियस R है जिसकी, यानी कि बड़ा वाला जो डिस्क है, डिस्क ऑफ रेडियस R का मास M ले लो, तो डिस्क ऑफ रेडियस R/2 का मास कैसे निकालेंगे, वो आना भी चाहिए आपको निकालना। यानी हम दोनों फार्मूले से चेकिंग करेंगे एक में, फिर हम एरिया से लगाएंगे जो अदर क्वेश्चन होंगे, ओके। तो देखिए कैसे निकालते हैं, हमने M एज्यूम किया, ओके। अब इसकी रेडियस R है तो टोटल एरिया कितना होगा, πr², तो मास में ये डिवाइड कर लिया πr², ओके। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लो जितने का तुम्हें निकालना है, तो एरिया कितना है, πr/2 का स्क्वायर, समझ गए ना। तो ये R², ये पाई कैंसिल हो गया, ये M/4 आ गया,
ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप इससे जो है वो मास निकाल सकते हैं। अगर कोई 3D की बॉडी होगी तो वॉल्यूम से डिवाइड करना। ये एरिया है, प्लेन शीट है, इसलिए एरिया को डिवाइड किया है। ओके, अब जरा कोऑर्डिनेट बता दो। पूरे वाले डिस्क का कोऑर्डिनेट अपने सेंटर पर कितना होगा? x1 कोऑर्डिनेट 0। देखिए यहां ध्यान दें जरा डायग्राम पर, जब हमने ओरिजिन यहां अटैच किया और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो हमारा जो सीएम होगा वो x कोऑर्डिनेट पर ही होगा, यानी x एक्सिस पर होगा, इसलिए y की निकालने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? तो x1 कितना है? 0। अब जो तुमने कट करके निकालना है उसका सीएम यहां होगा बीच में, यानी ये पॉइंट अगर O है, ये O डैश है, तो इसका जो सीएम x2 होगा वो O से O डैश तक डिस्टेंस होगी, और कितनी होगी? r/2, क्योंकि उसका रेडियस r/2 है। उसने लिखा है कि जो डिस्क कट करके निकाल रहे हैं वो सेंटर पर और सरकमफ्रेंस पर टच कर रही है। आगे बात समझ में? इस तरह से निकाली गई है वो। तो अब आप फार्मूला लगा दें, क्योंकि हमने मास का फार्मूला यूज किया है, तो हम मास निकाले हैं, तो मास वाला फार्मूले में इसकी हम वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए बताइए, वैल्यू टोटल मास m है, कोऑर्डिनेट x1 0 है, माइनस आप वैल्यू पुटअप करें, वैल्यू डालें। मास m कोऑर्डिनेट 0, मास m/4 कोऑर्डिनेट r/2 डिवाइडेड बाई m-m/4। तो ये -ry आप चेक कर लेना, ry 6 आना चाहिए। आप कैलकुलेशन चेक करें, हम एरिया से इसको निकालेंगे। ठीक, अगर हम एरिया का मेथड यूज करते हैं तो निकालना थोड़ा ज्यादा आसान पड़ता है। क्यों? देखिए जरा, A1x1 कितना एरिया है टोटल? पाई r स्क्वायर और x1 0, इसमें हमें मास वगैरह कुछ निकालना नहीं पड़ता है। दूसरे का एरिया पाई r/2 का होल स्क्वायर और इसका कोऑर्डिनेट r/2 x2, और फिर एरिया माइनस कर दो, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r/2 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लो, सीधे r/6 आ जाएगा। तो नेचुरल है कि एरिया का जो आप ले रहे हैं थ्योरी, वो उससे बेटर है लगाना। मास वाला नोट कर लिया ये? ठीक है। आप लिखते ही दूसरा क्वेश्चन नोट करें। हाँ लिखिए। फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, ए सर्कुलर डिस्क, कॉमा लगा के लिखें, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r/6, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r/6 and having center at a distance r/2 from the center of disk, from the center of disk is removed, find cm of remaining portion, find cm of remaining portion।
हाँ, जो इसके पहले क्वेश्चन किया है ना r/6 वाला माइनस वाला, उसका आंसर लर्न रखना, वो रोटेशन में काम आता है, ठीक है ना। और नहीं कोई उसका लर्न रखना, उसको मतलब सीधे लर्न रखें आप क्वेश्चन को जो है। तो इसमें r/6 रेडियस का और उसकी सेंटर से डिस्टेंस r/2 है। इसकी खुद की रेडियस r/6 है और सेंटर से जो डिस्टेंस है ये वाली, ये r/2 है यहाँ तक। इसको कट करके बाहर निकाल दिया। तो एरिया का नेचुरल है, हम एरिया का यूज करें तो आसान रहेगा लगाने में, ठीक है। तो जरा बताएं क्या लगाएं, डायरेक्ट लगवाएं जरा। टोटल डिस्क का एरिया कितना होगा, πr², कोऑर्डिनेट 0, ठीक है, ऑरिजिन पर अटैच कर दिया। जो पोर्शन कट करके निकाला है उसका एरिया πr/6 का होल स्क्वायर, उसका कोऑर्डिनेट r/2, इसमें माइनस कर दें πr² और πr/6 का होल स्क्वायर, ये -r/70 आएगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि एरिया से निकालना बेटर है। अभी हमने कंटिन्यूअस बॉडी के फार्मूले नोट नहीं किए हैं, इसलिए अभी कंटिन्यूअस बॉडी का नहीं लगा रहे हैं, उसमें भी होता 3D में भी। ठीक है ना, वो चेक्ड है, -r/70 आएगा। आप इसके बाद तेरा पॉइंट्स नोट करें। आप ये समझ गए होंगे इसमें क्वेश्चन डिस्क के ही हैं कि डिस्क में से दिखाते हैं, इधर से कट किया, ये बस एक्चुअली में जो नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वहाँ जो पहले वाला क्वेश्चन है वो बहुत यूज होता है, वो काम आता है वहाँ पर है। तो आप जरा नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, जरा कुछ पॉइंट्स लिखा रहे हैं हम CM से रिलेटेड। देखिए, द पोजीशन ऑफ CM ऑफ द सिस्टम, the position of CM of the system is independent of the choice of coordinate system. The position of CM of the system is independent of the choice of the coordinate system. देखिए, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई चूज करें, इसका मीनिंग कहीं भी ओरिजिन लगाएं और x एक्सिस और y एक्सिस अटैच करें, उससे CM की पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कि आपकी मर्जी है, आप ओरिजिन कहीं लगाते हैं, x एक्सिस कहीं पर भी लगाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोई मतलब नहीं। सेकंड पॉइंट नोट करें, द पोजीशन ऑफ CM डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज of the body. Position of CM depends on the shape and size of the body and distribution of its mass. ये ध्यान भी रखना कि CM की पोजीशन किस किस पर डिपेंड करती है, शेप क्या है, साइज क्या है बॉडी का, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। देखिए, यूनिफॉर्म हमने उसी दिन बताया था, ये हमारी सीट है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो बीच में, और अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया तब नहीं, समझ गए ना, तब तो फिर इंटीग्रेशन, और वो भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो मास का वेरिएशन है उसका रिलेशन मालूम होना चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, उसका कोई नहीं कैलकुलेशन कर सकता है। आप समझ में आ गई ना। तो इसलिए जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तभी कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक। और या फिर अगर वेरिएशन हो रहा है मास, तो फिर उसकी कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर, इस पर वो मालूम होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल टू x है, प्रोपोर्शनल टू x² है, वो मालूम होना चाहिए, ठीक। तो क्या लिखा, पोजीशन ऑफ CM डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मास, हेंस इट मे लाई विद इन और विदाउट द, हेंस इट मे लाई within or without the material of the body, hence it may lie within or without the
मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये बात हम आपको पहले दिन लेक्चर में बता चुके हैं कि जैसे ये रिंग है, इसका सीएम बीच में होगा, यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है, इस जगह पर सीएम होगा। तो बॉडी के विदिन भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, क्योंकि वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर वो डिपेंड करेगा कि आपका जो है वो किस तरह का है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सीएम चेंजेस इट्स पोजीशन, सीएम चेंजेस its position only under the translatory motion. CM changes the position only under the translatory motion. नेचुरल है कि अगर ट्रांसलेटरी मोशन होगा तो सीएम चेंज होगा। अभी ये हमारी सीट यहाँ है तो सीएम यहाँ पर है, ठीक, जरा देखें, ये सीएम यहाँ पर है, अब आगे बढ़ा दोगे तो सीएम यहाँ पहुँच गया, ठीक। लेकिन अगर देखिए प्योर रोटेशन है, इसको वैसे प्योर रोटेशन बोलते हैं, ये प्योर रोटेशन, ठीक, इसमें सीएम चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट भी कर रही है और आगे भी जा रही है, जो वर्ड एक्चुअल में है इसके लिए प्योर रोटेशन, और अगर मान लीजिए रोटेट भी हो रही हो आगे भी जा रही है तो रोटेशन है, समझ गए, यानी ट्रांसलेटरी भी है और रोटेटरी भी है, तो फिर सीएम आगे जाएगा, ठीक। तो लिख दें सीएम चेंजेस द पोजीशन ओनली अंडर द ट्रांसलेटरी मोशन, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेटरी मोशन ऑन द सीएम ऑफ द बॉडी, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेटरी मोशन, there is no effect of rotatory motion on the CM of the body. Next point, motion of total mass of the system, motion of total mass of the system is described under the effect of, motion of total mass of the system is described under the effect of external force only, is described under the effect of external force only. Internal forces between the particles, internal forces between the particles forming the system, internal forces between the particles forming the system cancel out in pairs, cancel out in pairs. आपकी ये बॉडी है, इसमें अगर इसका सीएम यहाँ पर है, आप अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ऐसे तो सीएम आगे जाएगा। इसके अंदर तो तमाम करोड़ों मालिक्यूल्स हैं और आपस में सब इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहे हैं, वाइब्रेशन भी हो रहे हैं, वो सब क्या है, इंटरनल फोर्स है। ग्रेविटेशन भी लगता है सब में थोड़ा बहुत आपस में। ग्रेविटी वर्ड एक्चुअली हम अर्थ के लिए यूज़ करते हैं, तो इनके जो इंटरनल पार्टिकल हैं उनमें भी फोर्स लग रहा होगा, समझ में आ गई ना बात। तो उनकी वजह से सीएम इफेक्टेड नहीं होगा। सीएम कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स लगा है, समझ गए ना बात। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, मोशन ऑफ द सिस्टम कैन बी, मोशन ऑफ द सिस्टम कैन बी स्टडीड either by applying Newton's second law to individual particle, आपको अगर किसी पार्टिकल की स्टडी करना है तो आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स लेके और लगा दें न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक, और बाई अप्लाइंग to the total mass located at CM, to the total mass located at the CM. लिखा। एक पॉइंट और नोट करें, इसके क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे पॉइंट्स के, ठीक है, नोट करें जरा।
देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ब्रैकेट में लिखना शिफ्ट इन द सीएम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, शिफ्ट इन द सीएम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, ब्रैकेट क्लोज करें। क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस या शिफ्ट इन द सीएम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल लिखा। इसको आप हेडिंग में लें, अंडरलाइन करें और नीचे वो लिखा रहा है। यानी हम डिस्प्लेसमेंट लिखाएंगे, आपको फार्मूला नोट कराएंगे कि इंडिविजुअल पार्टिकल का अगर फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू क्या लिखा है, इंटरनल फोर्सेस कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अंदर फोर्स लगने की वजह से, या शिफ्ट कितना हो जाएगा सीएम में। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के हैं, हमारे उसके नहीं आते हैं, ठीक है ना। इसमें इस टाइप का होता है, जैसे मान लीजिए एक ये कोई बोट है या प्लेटफॉर्म है, ठीक, वाटर के ऊपर है, एक मैन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, स्टैंडिंग है, आगे चलना, अभी सीएम मैन और इसका सीएम मिलाकर कहीं होगा ना। चलिए अब मैन आगे चलना शुरू करता है, जब ये इस पर आगे चलेगा तो प्लेटफॉर्म ये किधर जाएगा, पीछे को जाएगा ना। तो मैन प्लस बोट को एक सिस्टम बनाइए, ध्यान दें बात पर, मैन प्लस बोट को जब पूरा एक सिस्टम बना लेंगे तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बात और है, अगर आप ग्रेविटी को लेते हैं तो ग्रेविटी किधर एक्ट कर रही है, वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, और यहाँ पर जो सीएम शिफ्ट होगा वो किधर होगा, एक्स डायरेक्शन में, इसलिए वो लिया भी नहीं जाएगा। और फ्रिक्शन निगलेक्टेड लेते हैं हम वाटर के ऊपर, समझ गया ना। वैसे फ्रिक्शन है एक्स में, लेकिन फ्रिक्शन को निगलेक्ट रहता है। वाटर में अगर कहीं क्वेश्चन है तो फ्रिक्शन को आप निगलेक्ट कर दें तुरंत। तो ध्यान दें, पहले सीएम मान लिए यहाँ है, अब मैन आगे गया, ये पीछे गया, अब सीएम की नई पोजीशन आ जाएगी। ये क्यों हुआ, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से शिफ्ट हो गया सीएम, पार्टिकल इधर से उधर आ गए। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे क्वेश्चन हैं वो इससे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे नोट करें, जो एक्स सीएम आपका है, पहले एक्स सीएम आई से इनिशियल है, मतलब m1 x1 स्टार्टिंग का ले रहा है, m1 x1 प्लस m2 x2, ये फार्मूला तुम्हें मालूम है, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, आई से और इनिशियल है। देखिए, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस इंडिविजुअल पार्टिकल शिफ्ट, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस इंडिविजुअल पार्टिकल शिफ्ट, ठीक। तो एक्स सीएम, अब जो आएगा एक्स सीएम वो m1 x1 प्लस डेल्टा x1, डेल्टा x1 इसमें शिफ्टिंग है, आप समझ गए होंगे बात को, प्लस m2 x2 प्लस डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि इनिशियल और बाद में फाइनल सीएम लिख लिए दोनों। आप दोनों में फर्क समझ गए ना। इनिशियल किसी पर्टिकुलर m1 मास का कोऑर्डिनेट कितना है, x1, और जब फोर्स लगा, जैसे मैन आगे गया तो उसकी नई पोजीशन आ गई, तो कोऑर्डिनेट x1 प्लस डेल्टा x1, डेल्टा x1 शिफ्टिंग है किसमें, m1 में, समझ गए ना। डेल्टा x2 शिफ्टिंग है किसमें, m2 में। एक बात ध्यान दें, पूरे दोनों को सिस्टम बना लें एक ही, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। इसका मतलब जो सीएम है इनिशियल वो फाइनल के इक्वल होगा, दोनों को मिलाकर नहीं सीएम चेंज होगा, समझ गया, सिस्टम में चेंज नहीं होगा। तो लिख दीजिए एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 सिंस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो एक्स सीएम इनिशियल इज इक्वल टू एक्स सीएम फाइनल, दोनों इक्वल कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला यहाँ पर बनता है।
इसको अगर आप माइनस करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो दोनों को इक्वल कर दें तो m1 डेल्टा x1, देखिए m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। और एक बात याद रखना कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में f एक्सटर्नल 0 नहीं है तब क्या होगा, तब तो CM शिफ्ट हो जाएगा। तब जो CM आएगा आपका, जो फाइनल आएगा, तब नेट CM में शिफ्टिंग होगी। तो XCM फाइनल माइनस XCM इनिशियल दोनों को माइनस कर दें, तब क्या फार्मूला बनता है, तब यहाँ पर m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आएगा। आपके समझ में आ गई बात? इसको इसमें माइनस कर दो तो m1 x1 m2 x2 कैंसिल हो जाएंगे, ये फार्मूला बन जाएगा। और अगर मान लीजिए शिफ्टिंग नहीं हो रही है, नेट f एक्सटर्नल 0 है, तो ये बन जाएगा। समझ गए ना? तो इस पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, इसमें एक बात याद रखना, हम इसमें भी, और हमने अभी कॉलिजन के केस में भी वो केस नहीं किए हैं कहीं कहीं, कि कॉलिजन जब कंजर्वेशन आप मोमेंटम आप लगाते हैं m1 v1 प्लस m2 v2, तो जो वेलोसिटी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, उसको कॉम्पिटिटिव वाला डालेंगे। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होती है। यहाँ पर भी जो शिफ्टिंग है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में मिस्टेक होती है। जैसे ये बोट है और मैन मान लो इसके ऊपर चला 10 सेंटीमीटर, वो नहीं डाला जाएगा यहाँ 10। क्यों? बोट इधर, ये मैन इधर गया तो बोट तो इधर चला गया, तो वो जो अर्थ पर खड़ा है उसको शिफ्टिंग 10 नहीं दिखाई पड़ेगी, उसको शिफ्टिंग कुछ और दिखाई पड़ेगी, वो निकाली जाएगी। वो फार्मूला रिलेटिव वाला है, वही ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू बी विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हो तो क्या लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, उसी से निकालते हैं। और कंजर्वेशन जो आप लगा रहे हैं मोमेंटम का फार्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 जब 0, वहाँ वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। नेचुरल है कि जब कोई न्यूमेरिकल तुम्हें दिया जाता है और उसमें अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मानी जाती है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन होगा, देखिए कि ये कोई उसका ले लो, ट्रेन का प्लेटफॉर्म या कोई ले लो, और इसमें मैन जो है वो रनिंग कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वो वेलोसिटी नहीं डाली जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं डिस्कस इसके आगे का पोर्शन। ठीक है, ओके।